हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम सी टेट में ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 22 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहाँ सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और इस क्लास की खास बात यह है कि मैं इसमें 2019 से 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा रही हूँ और ये क्लास आपकी 30 नंबर वाली क्लास है। इस क्लास के माध्यम से आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर बताइए। आंसर क्या होगा कि नेहरू इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर बताइए कि कौन भारत के जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है जादव पयंग, ऑप्शन बी है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है मेधा पाटेकर और ऑप्शन डी क्या है? आबिद सुरती। क्या होगा? आबिद सुरती। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? जल पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए जो एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए कि उस मादक पदार्थ का नाम बताइए जो भ्रांतिजनक मादक पदार्थ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है एलएसडी, ऑप्शन बी है हाशिश यानी कि भांग क्या है? एक मादक पदार्थ है। इसी प्रकार से कैनविस, ये भी मादक पदार्थ है। ये तीनों क्या है? ये तीनों मादक पदार्थ है। क्या है? तीनों मादक पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? एक दवाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दृश्य दिखाता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि वह प्रतिरूप जो कश्मीर हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखता है वह क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है देवबंद, ऑप्शन नंबर बी है मेहराब, ऑप्शन सी है मुकरना और ऑप्शन डी है खत्म बंद। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खत्म बंद। इसे क्या कहते हैं? कश्मीर हाउस बोट में चौखटी आरा की पहेली जैसा दिखता है, इसे खत्म बंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने नीचे भाग में निम्नलिखित पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर 110 मीटर है। तो पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर क्या दिया है? 110 क्या दिया है? 110 मीटर। ठीक है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजा के बीच की दूरी 13.7 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमें करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है कि दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी को बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं।
किस प्रकार से करना ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया रखा है, तो क्वेश्चन में दिया रखा है, क्वेश्चन में दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। और क्या दे रखा है, और दे रखा है मानचित्र की दूरी। क्या दिया है, मानचित्र की दूरी कितनी है, तो मानचित्र की दूरी है 13.7 सेंटीमीटर। क्या है, 13.7 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है वास्तविक दूरी बराबर एक्चुअल दूरी, यानी कि वास्तविक दूरी बराबर हो जाएगा मैप की डिस्टेंस, यानी कि मानचित्र की दूरी कितनी दे रखी है, तो 13.7। और उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद स्केल फैक्टर, यानी कि हमें ये लिखना है, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 110/1। ठीक है, क्या हो जाएगा 110/1, यानी कि ये मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, स्केल डिस्टेंस हो गई, यानी कि पैमाना की दूरी हो गई। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 पॉइंट, तो इसका आंसर इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर आ जाएगा 1507 मीटर। क्या आएगा, 1507 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है किलोमीटर में। किसमें पूछा गया है, किलोमीटर में पूछा गया है। आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन किस में है, किलोमीटर में है। तो इसको हम परिवर्तित करेंगे किलोमीटर में। तो किस प्रकार से किया जाता है, किसी भी डिस्टेंस को अगर किलोमीटर में परिवर्तित करने पर हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना होगा। क्या करना होगा, भाग देना होगा। ठीक है, भाग देना होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वास्तविक दूरी क्या है हमारी। अभी हमने क्या सॉल्व किया, अभी हमने वास्तविक दूरी निकाली थी। तो वास्तविक दूरी बराबर कितना आया था, वास्तविक दूरी बराबर आया था 1507। ये किस में था, ये मीटर में था। तो इसको हम मीटर से चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करनी होगी। क्या करना होगा, 1000 से भाग करनी होगी। ठीक है, 1000 से भाग करके क्या होता है आपको ये तो पता ही होगा, इसको सॉल्व करना आता होगा। तो इसको हम 3 कदम आगे इसमें क्या करेंगे, दशमलव को लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 1.507 किलोमीटर। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1.507 किलोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.507 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला जरूर याद करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है वास्तविक दूरी बराबर, इसको याद कर लेंगे तो इस प्रकार के आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है, पूछा गया, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, वास्तविक दूरी बराबर हो जाएगा मानचित्र की दूरी। क्या होगा, मानचित्र की दूरी गुणा पैमाना की दूरी। क्या होगा, गुणा पैमाना की दूरी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसको जरूर याद कर ले। अगर इसको हमें सेंटीमीटर में या फिर किलोमीटर में या फिर मीटर में चेंज करना है तो उसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कि एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है। तो ऑप्शन ए है अपघटक का, ऑप्शन बी है उत्पादक का, ऑप्शन सी है शाकाहारी, और ऑप्शन डी है मांसाहारी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी मांसाहारी, यानी कि तीसरे पोषण स्तर में, पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर किसका है, मांसाहारी का है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों में से होकर गुजरेगा। तो
तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार आपको करा चुकी हूँ प्रीवियस ईयर पेपर में, मैंने इतने सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं, बहुत बार मैंने आपको मैप देखना सिखाया है, उसकी डायरेक्शन बताई है कि किस प्रकार से अगर कहीं की भी डायरेक्शन पूछ ली जाएगी तो आप किस प्रकार से दिशा को उसमें ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो इसको मैप में हम देख लेते हैं। हमें कहाँ जाना है, हमें दिल्ली से मुंबई में जाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये हमारा दिल्ली है, दिल्ली से होकर हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो दिल्ली से होकर राजस्थान जाएंगे, राजस्थान के बाद गुजरात जाएंगे और गुजरात से कहाँ पहुँच जाएंगे, महाराष्ट्र में पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँचेंगे, महाराष्ट्र में पहुँचेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि दिल्ली से मुंबई यात्रा करते समय किन किन राज्यों से होकर जाएंगे। तो दिल्ली से कहाँ जाएंगे, दिल्ली से जाएंगे राजस्थान, राजस्थान से गुजरात और गुजरात से कहाँ जाएंगे, गुजरात से जाएंगे महाराष्ट्र यानी कि एमएच, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि मुंबई, दिल्ली से मुंबई जाने में तो दिल्ली से मुंबई जाने में कौन कौन से राज्य पड़ेंगे, तो गुजरात पड़ेगा, महाराष्ट्र पड़ेगा और राजस्थान पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनाली में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए है प्रबल बांस के खंभों से बने घर, ऑप्शन बी है खपरेल के मिट्टी के बने घर, ऑप्शन सी है पत्थर और लकड़ी से बने घर और ऑप्शन डी है बहुमंजिला घर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि मनाली के घर किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्थर तथा लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। जबकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बांस के घर कहाँ बनाए जाते हैं, कि बांस के खंभों पर घरों का निर्माण किया जाता है। तो ये कहाँ करते हैं, तो ये करते हैं असम में। कहाँ करते हैं, असम में इस प्रकार के घर बनते हैं। इसी प्रकार से खपरेल के मिट्टी के घर कहाँ बनते हैं, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं राजस्थान में। कहाँ बनते हैं, राजस्थान में बनते हैं। और दो मंजिला घर कहाँ बनते हैं, जम्मू कश्मीर में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, जम्मू कश्मीर में बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ गेहूं के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए है उत्तपम और डोसा, ऑप्शन बी है चपाती और केक, ऑप्शन सी है हलवा और पूरी और ऑप्शन डी है स्लाइड ब्रेड और पुआ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो बी से डी तक ऑप्शन है ये सभी गेहूं के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं, गेहूं के द्वारा बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से पदार्थ गेहूं के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तपम और डोसा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आहारी रेशो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए है हमारे शरीर को पोषण देता है, कौन, आहारी रेशे। ऑप्शन बी है रुद्रांश भी कहा जाता है इन्हें। ऑप्शन सी है हमारे शरीर को अपचायित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करते हैं और ऑप्शन डी है मुख्यतः पौधों के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए कि आहारी रेशो के बारे में कौन कौन से ऑप्शन सही हैं और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर उन्हें हम रुद्राक्ष भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है हमारे शरीर को वो अपचायित भोजन से छुटकारा प्रदान करते हैं, ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है मुख्यतः पौधों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा कि हमारे शरीर को पोषण देते हैं, ऑप्शन ए
करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। पाठ अमृता की कहानी में एक गांव खेजड़ी दिया है, उसका नाम कहाँ से मिला है। तो गांव अमृता की कहानी में जो गांव खेजड़ी दिया है वो किसके नाम पर रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। ऑप्शन ए है पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी है वहां निवास करने वाले बच्चों से मिला है, ऑप्शन सी है वहां उगने वाले वृक्षों से मिला है, और ऑप्शन डी है पंचायत के सदस्यों से मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि अमृता कहानी में जो खेजड़ी नाम मिला है वो कहाँ से मिला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहां उगने वाले वृक्षों से मिला है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती राज्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये मैं आपको मैप के थ्रू बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि कौन से बंगाल की खाड़ी में राज्य है और कौन से अरब सागर में राज्य है। तो मैंने मैप में आपको बताया था कि इसके लेफ्ट हैंड में अरब सागर है और इसके राइट हैंड में, हमारे मैप के राइट हैंड में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि खाड़ी के तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो आंसर बताएं आप, मैंने आपको बता दिया है, आप अपने आप दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये कहाँ है, ये है अरब सागर में। कहाँ है, ये है अरब सागर में। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा। यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र कहाँ, ये है अरब सागर में। जबकि उड़ीसा कहाँ है, जबकि उड़ीसा है बंगाल की खाड़ी में। और फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल। तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा कहाँ है, ये है बंगाल की खाड़ी में। और केरल कहाँ है, केरल है अरब की खाड़ी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि बंगाल की खाड़ी में स्थित राज्यों के नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी बंगाल की खाड़ी में स्थित राज्य हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है वर्षा क्वेश्चन नंबर 13 है वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है वर्षा के जल का भंडारण सतही व अर्ध सतही जल भ्रंत में होता है। ऑप्शन बी है वर्षा जल को छतों के ऊपर से व पार्कों से बह जाने दिया जाता है। ऑप्शन सी है सतही वर्षा जल मिट्टी और गंदगी को हटाता है। और ऑप्शन डी है सतही वर्षा जल लवण को हटाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि वर्षा जल संग्रहण का अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि वर्षा के जल का भंडारण सतही तथा अर्ध सतही जल भ्रंत से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। किसका, स्टैटिक जीके का आपका क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं ईवीएस में भी अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी के 100वें जन्म दिवस पर, ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस के 100वें जन्म दिवस पर, और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर स्वच्छता अभियान को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है आरक्तता जिसकी कमी से उत्पन्न होती है वह है। आरक्तता किसे कहते हैं, तो पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आरक्तता किसको कहते हैं। तो ये कहते हैं रक्त अल्पता को। किसको, रक्त अल्पता, या फिर एनीमिया को, या फिर एनीमिया को, या फिर खून की कमी को। किसको, या फिर खून की कमी को क्या कहते हैं, रक्त अल्पता कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है आयोडीन, और ऑप्शन डी है आयरन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि किसकी कमी से खून की कमी, रक्त अल्पता या अरक्तता
या फिर एनीमिया रोग हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन। आयरन की कमी, आयरन यानी कि एफी, आयरन यानी कि एफी यानी कि लोहा, ठीक है। आयरन की कमी से एफी, एफी यानी कि आयरन की कमी से रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी हो जाती है। और इसको दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? पालक खाना चाहिए, पालक खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, ठीक है। पालक खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियों को खाना चाहिए। और क्या खाना चाहिए? की कमी को पूरा करने के लिए पालक खानी चाहिए, गुड़ खानी चाहिए और हरी पत्तेदार सब्जियों को खाना चाहिए, जिससे क्या होता है? रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति संप्रेषण यात्रा थीम के लिए को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। इसके लिए वह क्या कर रही है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि कक्षा 3 की एक शिक्षिका जिसका नाम प्रीति है, वो संप्रेषण यानी कि यात्रा थीम के लिए रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए है संप्रेषण से संबंधित भूमिका निर्वाहित को प्रोत्साहित करेगी। ऑप्शन बी है विवादास्पद विषयों से संबंधित विचार विमर्श को प्रोत्साहित हो करेगी। ऑप्शन सी है किसी नज़दीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी। और ऑप्शन नंबर सी है श्यामपट्ट को एक प्रभावी शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी कि पत्र, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि किसी नज़दीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी, जिसके माध्यम से बच्चा देखेगा और सीखेगा, ठीक है। फिर अपने अनुभवों को टीचर के सामने प्रस्तुत करेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा किस में एक्टिव है? तो ऑप्शन नंबर सी में एक्टिव है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको यही देखना है कि किस में बच्चा एक्टिव है, किस में बच्चे के विषय में बात करी जा रही है, बच्चा करके सीख रहा है, बच्चा प्रोत्साहित हो रहा है, उसको अवसर दिया जा रहा है, तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। ऑप्शन बी है शिक्षक को सरलता से छात्रों का आकलन करने देते हैं। ऑप्शन सी है सभी छात्रों में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन की भावना, यानी कि कंपटीशन की भावना को उत्पन्न करना, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है विस्तृत प्रकार के प्रश्नों और कौशलों को सम्मिलित करने में सहायक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन का कार्य करती हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बताइए, लोक कथाओं के विषय में बताइए। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है लोक कथाएं बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करती हैं। ऑप्शन बी है लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती हैं। ऑप्शन सी है लोक कथाएं बच्चे को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती हैं। और ऑप्शन नंबर डी क्या है कि लोक कथाएं बच्चों में रुचि का विकास करती हैं। ऑप्शन डी है लोक कथाएं बच्चों में
सृजनात्मकता का विकास करती है, यानी कि क्रिएटिविटी का, किसका, क्रिएटिविटी का, ठीक है। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का विकास करती हैं, क्रिएटिविटी का विकास करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कूट के थ्रू बताइए कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती हैं। ऑप्शन बी है लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती हैं, ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है लोक कथाएं बच्चों को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है लोक कथाएं बच्चों में रुचि का विकास करती है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ई है लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का विकास करती हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों साधनों में शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन बी है सामूहिक परियोजना नियत कार्यों पर कार्य करना। ऑप्शन सी है छात्रों के प्रदर्शन के बारे में अंतिम निर्णय लेना। और ऑप्शन डी है पास अथवा फेल होने वाले छात्रों के आधार पर छात्रों की सफलता का निर्धारण करना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक परियोजनाओं नियत कार्यों पर कार्य करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कृष्णन से पूछता है कि ऐसा क्यों होता है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज नहीं, कृष्णन को क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि कक्षा 5 का एक विद्यार्थी है अनिल, वह अपने शिक्षक कृष्णन से पूछता है कि ऐसा क्यों होता है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज नहीं, तो कृष्णन को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है ठोस की अवधारणा के बारे में समझाइए। ऑप्शन बी है पत्थर भारी है और कागज हल्का है, इसकी व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन सी है अनिल से कहें कि यह पता लगाए कि कौन सी दूसरी चीजें पानी में डूब जाती हैं और यह कहे कि चीजें पानी में क्यों डूब जाती हैं, आप अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है अनिल से कहें कि पत्थर और कागज की तुलना करें और उत्तर को ढूंढें। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि अनिल से कहें कि यह पता लगाए कि कौन सी दूसरी चीजें पानी में डूब जाती हैं और यह कहें कि चीजें पानी में क्यों डूबती हैं, आप अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है जल के विषय पर एक इकाई पढ़ाते समय एक कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण करने के लिए भेजती है, शिक्षिका का क्या प्रयास है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि जल के विषय पर एक इकाई पढ़ाते हुए एक कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती है, शिक्षिका का क्या प्रयास है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है विभिन्न क्षेत्रों में जल सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करना। ऑप्शन बी है सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने, छात्रों को उनके पड़ोस में जल संबंधित जानकारी लेना। ऑप्शन सी है समस्याओं के बारे में जानने में सहायता करना। और ऑप्शन डी है अध्याय को पढ़ाने के अपने स्वयं के बोझ को कम करना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने
छात्रों को उनके पड़ोस में जल संबंधित जानकारी को एकत्र करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, तानी ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती है, पर वो एक ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखारा तक नहीं पहुंच पाती है। लोमड़ी यह कहने लोमड़ी लोमड़ी यह कहते हुए चली जाती है कि आलू बुखारा खट्टे हैं। तानी ने पहले कभी आलू बुखारा का फल नहीं देखा है, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद वह यह जानकारी जानती है कि आलू बुखारा एक फल है। यह घटना निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत की पुष्टि करती है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है बच्चे के इंद्रिय अनुभव से सीखती है, ऑप्शन बी है बच्चे संदर्भ से सीखते हैं, ऑप्शन सी है बच्चे अनुमान लगाकर सीखते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है बच्चे ज्ञान की संरचना से सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है कि तानी ने एक कहानी पढ़ी जिसमें लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती है, पर वो एक ऊंचे पेड़ पर नहीं पहुंच पाती है। तो फिर वो क्या कहती है? वह कहती है कि वह कहती है आलू बुखारा खट्टे हैं। तानी ने पहले कभी आलू बुखारा को नहीं देखा है, लेकिन उसको पता है कि आलू बुखारा एक फल है। तो यह किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे संदर्भ से सीखते हैं। क्या करते हैं? बच्चे संदर्भ से सीखते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, ईवीएस में करके सीखने के प्रयत्न का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर बताइए कि ईवीएस में करके सीखने के प्रयत्न का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन ए है कक्षा में बहुत सी शिक्षण सामग्री या साधनों का उपयोग करना, ऑप्शन बी है पढ़ाते समय बहुत से प्रश्नों को शामिल करना, ऑप्शन सी है विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों और स्पष्टीकरण का प्रयोग करना, और ऑप्शन नंबर डी है भूमिका निर्वहन और परियोजना कार्य सम्मिलित करना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए कि ईवीएस में करके सीख। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिका निर्वहन तथा परियोजना कार्य को सम्मिलित करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, मनोरमा अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि उनके आसपास रहने वाले जीवों में कितने के पैर हैं। एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका के रूप में इस गतिविधि के पीछे के सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन कौन से होने चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि मनोरमा अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि उनके आसपास जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनके कितने पैर हैं। एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के रूप में इस गतिविधि के पीछे सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को जानवर के विभिन्न शरीर अंगों से अवगत कराना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में जंतु जगत की विभिन्नता के प्रति सराहना विकसित करना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा को पोषित करना, और ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों को अवलोकन तथा खोज के अवसर प्रदान करना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए कूट के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी डी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी सी डी, यानी कि ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है कि विद्यार्थियों में जंतु जगत की विभिन्नताओं के प्रति सराहना को विकसित करना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा को पोषित करना। ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को अवलोकन और खोज के अवसर प्रदान करना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बी, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़े ने काट लिया है और वह उसे कुचल रहा है। शिक्षा शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। ऑप्शन ए है सैम से बात करके उसे कीड़े को कुचलने से मना करे। ऑप्शन बी है प्राथमिक उपचार करके सैम को डॉक्टर के पास ले जाए। ऑप्शन नंबर सी है सैम से कहेंगे कि जीवों को मारना क्रूरता और उसे दंड देंगे। ऑप्शन नंबर डी है सैम से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़ों को मार दिया जाएगा तो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैम से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़ों को मार दिया जाएगा तो क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशासित पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है निर्देशात्मक, ऑप्शन नंबर ए है निर्देशात्मक, ऑप्शन बी है सुजात्मक, ऑप्शन नंबर सी है घोषणात्मक और ऑप्शन नंबर डी है अन्वेषण। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी और सी, बी और डी करेक्ट हो जाएंगे, यानी सुझात्मक और अन्वेषणात्मक अनुशासन पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में शामिल होना आवश्यक है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है, जैसे जैसे बच्चा कक्षा 3 से कक्षा 5 में जाता है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या बच्चे की दुनिया के बारे में समझ को निम्नलिखित क्रम में विस्तारित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चा कक्षा 3 से कक्षा 5 में जाता है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या बच्चे की दुनिया के बारे में समझ को निम्नलिखित में से किस प्रकार से विस्तारित करती है? ऑप्शन ए है देश, शहर, मोहल्ला, माता पिता और स्वयं। ऑप्शन बी है देश, मोहल्ला, माता पिता, स्वयं और माता पिता। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है स्वयं, माता पिता, मोहल्ला और शहर देश। ठीक है, उसके बाद शहर, उसके बाद देश। और फोर्थ ऑप्शन है माता पिता, स्वयं, मोहल्ला, शहर, देश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि जैसे जैसे बच्चा कक्षा 3 से कक्षा 5 में जाता है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में बच्चे की दुनिया के बारे में समझ विकसित होने का सही क्रम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं। कैसे होगा? कुछ इस प्रकार से होगा, स्वयं, माता पिता। ठीक है, स्वयं, माता पिता, मोहल्ला। ठीक है, मोहल्ला, उसके बाद आएगा शहर, उसके बाद क्या आएगा? शहर आएगा और उसके बाद आएगा देश। क्या आएगा? उसके बाद आएगा देश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है, कक्षा तीसरी की अध्यापक अभिभावक मीटिंग में सलमा कक्षा अध्यापक से अखिल की शिकायत करती है कि वह लंच नहीं करता है और अधिकतर भोजन कचरा या पेटी में फेंक देता है। एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप अपने कक्षा के विद्यार्थियों के साथ क्या चर्चा करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है बच्चों को खाना बनाने
वाले व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करना चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चों को अपने माता पिता से निसंकोच अपने भोजन की प्राथमिकता पसंद के बारे में बात करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को अपना लंच करना चाहिए क्योंकि कई बच्चों को खाना नहीं मिल पाता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को अपना लंच खत्म करना चाहिए क्योंकि किसान को भोजन उगाने के लिए बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए कि बच्चों को खाना बनाने और व्यक्ति के प्रयासों के बीच के क्या करना चाहिए? उसकी सराहना करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को लंच पूरा करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को लंच पूरा करना चाहिए क्योंकि बच्चों को खाना नहीं मिल पाता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन है बच्चों को स्वयं अपना लंच खत्म करना चाहिए क्योंकि किसी भी किसान के उगाने के लिए बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किसी भी किसान को फसल उगाने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए, सी और डी। क्या होगा? ए, सी और डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, सी और डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप में शामिल हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप में शामिल हो सकता है। ऑप्शन ए है बच्चों की प्राकृतिक पैदल सौर के लिए ले जाना। ऑप्शन बी है बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचि के बारे में लिखें। थर्ड ऑप्शन है परिवार में लड़कों या लड़कियों की संख्या में गणना करें। ये तो गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है उनसे अपने प्रिय अध्यापक के बारे में बात के लिए कहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचि के बारे में लिखें। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है बाला का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि बाला की फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए है ब्रेल सहायक प्राप्त अधिगम आकलन। ऑप्शन बी है मस्तिष्क सहायक प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। ऑप्शन नंबर सी है अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। और ऑप्शन नंबर डी है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी कि अधिगम सहायक के रूप में एक बिल्डिंग। क्या होगा? अधिगम सहायक के रूप में एक बिल्डिंग। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंग्लिश में भी इसका पूछ सकते हैं, इंग्लिश में भी इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो क्या होगा? बिल्डिंग। क्या होगा? बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हम अपनी आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने CTET EVS का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को पढ़ा है। इससे पहले मैंने आपको 22 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहाँ सभी क्लासेस को देख सकते हैं। सभी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लास को देख सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।